ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि पर। देखिए, आचार्य वाणी जो चैनल है आपके समक्ष समय समय पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है वो बताता रहता है। तो धनु राशि वालों, ये समझो आपकी राशि के अनुसार से अगस्त के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि विशेष तौर पर ये आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से समझ लीजिए कि अगस्त के अंतिम भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन है। शुक्र का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन। और बुध का तो बड़ा विचित्र परिवर्तन है। वक्री होते होते बुध जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, फिर विशेष तौर पे मार्गी होंगे, फिर उदय हो जाएंगे और जो अस्त चल रहे हैं बुध, ये सारा का सारा जो ट्रांजिट है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आपके विशेष तौर पे हम समझें तो ये सारा का सारा जो खेल है आपके नवम और अष्टम भाव में ही आगे पीछे जो बृहस्पति बुध का योग बनने वाला है, ये आपको समझना चाहिए। भाग्य के दृष्टिकोण से चंद्रमा जो विशेष तौर पर बुध है, भाग्य से निकलकर अष्टम भाव में जाएगा, अष्टम भाव से फिर वक्री होगा, मार्गी होगा, उदय होगा और विशेष तौर पर सूर्य वहाँ पर स्वयं सुग्रही होकर बैठे हुए हैं। ऐसे में मंगल का जो का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है। बृहस्पति के साथ चलते हुए मंगल परिवर्तित होकर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर लेंगे। ये आपको अननेसेसरी क्लैश में फंसा सकते हैं। और मंगल का ये परिवर्तन विशेष तौर पर जो होने जा रहा है मिथुन राशि में, वर्षा ऋतु के अंतर्गत हो रहा है। और ऐसे में कहा जाता है कि मंगल जब मिथुन राशि में आते हैं तो वर्षा भी कई बार बहुत ज़्यादा वृष्टि करने के योग बना देते हैं। पूरा भारत इस वक्त वृष्टि में से परिपूर्ण है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो सब आपके लिए क्या कुछ परिवर्तन का योग बना रहे हैं वो समझें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 अगस्त की। 21 अगस्त को बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और साथ साथ मीन राशि में करीब करीब शाम को 7:11 पर परिवर्तन का योग बनाएंगे चंद्रमा। और ये मीन राशि आपकी राशि के अनुसार से अच्छा ही है, लेकिन दिन में भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा एक साथ होकर ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से जो योग बन रहा है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता ही दिखाई देगा। बस थोड़ा आलस से बाहर निकलें और अपने टाइम को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। पूरे दिन को ऐसी स्थिति ना हो कि बेकार के कामों में अपने समय को आप बर्बाद हो जाए। तो आप अपने समय को सदुपयोग करते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 22 अगस्त की दिन बात करें तो बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि रहेगी और भद्रा का योग है इस दिन, जो करीब करीब 1:43 तक भद्रा का योग रहेगा। ये नए कार्यों को आरंभ करने से रोकता है। ध्यान रखना चाहिए कि भद्रा काल में नए प्रोजेक्ट्स, नए कार्यों को हाथ में लेने से विघ्न उपस्थित होने के योग बन जाते हैं। और ये योग बड़ा भयावह होता है। लोग आमतौर पर भद्रा को समझते ही नहीं हैं, बस थोड़ा बहुत स्थिति समझते हैं। लेकिन भद्रा में कहा जाता है इंद्र ने भी एक बार भद्रा काल में युद्ध आरंभ कर दिया था और लगातार हार होती रही। फिर 1 वर्ष तक इंद्राणी ने उस भद्रा का उपाय किया और फिर पुनः वो कार्य को किया गया, तब जाकर उस भद्रा के दोष से मुक्ति प्राप्त होने के योग बने। तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे कार्य हम इस प्रकार से कर लेते हैं। कर्क में बुध का प्रवेश होने के योग बन रहे हैं। वक्री अवस्था में कर्क में जाएंगे, यानी चतुर्थ राशि में जाने के योग बनाएंगे। सिंह से निकलकर वापस वक्र गति में होते हुए सुबह 6:40 पर जो ये बुध का परिवर्तन होने का योग बन रहा है, थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा बंधन करने वाला रहेगा। थोड़ा सा आपके मनोमस्तिष्क में रिजर्वनेस लाने के योग बनाएगा। थोड़ा सा कार्य को खुलकर करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, जो लोग स्पेकुलेशन वाले बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो लोग विशेष तौर पर शेयर इत्यादि में ज़्यादा लेन देन करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। वक्र अवस्था में बुध का राशि परिवर्तन करना ये कहीं ना कहीं फंसा सकता है, कष्ट देने के योग बना सकता है। तो बाजार में बिल्कुल रुख जो है वो पलटने के योग बन सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, पीली चीज़ों का दान करें। गाय को पीली चीज़ भिगो कर दाल गायें जो है विशेष तौर पर चने की दाल भिगो कर खिलाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति की कृपा से रास्ता प्राप्त होने के योग बनेंगे। 23 अगस्त के दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करने के योग बनाएंगे, जो आपके लिए विशेष तौर पर समझें कि वो योग बनेगा करीब करीब रात को 7:45
8 बजे के आसपास। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या प्रभाव उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। विजय के योग बना रहे हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं आपके कार्य का पूरा क्रेडिट आपको मिलता दिखाई देगा। कोई आपके प्रति हीन भावना रखेगा ना तो उसका नुकसान होगा। तो इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको ये समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 24 अगस्त की दिन बात करें, शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि। इस दिन षष्ठी क्षय हो गई है तो नए कार्यों का आरंभ करने से बचना चाहिए। षष्ठी तिथि, जब कोई भी तिथि किसी दिन क्षय हो जाती है तो वो एक तरह से तिथि का दोष बन जाता है। तो नए कार्यों को हाथ में लेने से ऐसे में बचना चाहिए। ये पंचांग के अंतर्गत ये चीज़ों को बहुत गहन अध्ययन करके देखने की आवश्यकता पड़ती है। भाद्रपद मास की पंचमी है, शनिवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्र की यदि हम समझें तो ओवरऑल तो चलते हुए कामों में आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि बुध महाराज इन दिनों अस्त अवस्था में चल ही रहे हैं, बहुत जल्दी उदय होने की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए बुध का उपाय लगातार करते रहें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करें। शनिवार का दिन है, पीपल के पेड़ पर जाकर एक पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान शंकर को अर्पित करने का प्रयास करें। बुध भी ठीक होंगे और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी बनेगा। यदि हम 25 अगस्त की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि, क्योंकि षष्ठी तिथि क्षय हो गई थी और इस दिन चंद्रमा उच्च के होने का योग बनाएंगे। लेकिन दिन में जो है वो थोड़े से पंचम भाव में चल रहे हैं और वो आपके लिए खराब नहीं है, अच्छे ही हैं। लेकिन भद्रा का योग है, इससे बचें। नए कार्यों को आरंभ हाथ में ना लें। करीब करीब भद्रा का योग रहेगा शाम को 4:45 बजे के आसपास तक। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर संपर्क बनाने के लिए इस दिन अच्छा दिखाई देता है। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और वो आपके लिए कहीं ना कहीं उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देगा। यदि हम बात करें 26 अगस्त की, सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि और बहुत सुंदर तिथि है। जन्माष्टमी का सुंदर योग है। इस बार रोहिणी युक्त जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। आमतौर पर ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का होता है कि अष्टमी नहीं है तो अष्टमी है तो रोहिणी नहीं रहेगी और रोहिणी है तो इस प्रकार का योग आगे पीछे बन जाता है। लेकिन इस बार देव कृपा से सोमवार के दिन अष्टमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्मकाल के समय में, वृषभ लग्न के समय में रोहिणी भी व्याप्त हो जाएगा, रोहिणी तारा युक्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण का स्तवन करने का सुंदर अवसर है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ और करो ना करो, व्रत जरूर करने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण का स्तवन करो, भगवान कृष्ण का व्रत रखो जन्माष्टमी के दिन। भगवान कृष्ण के व्रत करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात अवश्य भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और मंगल ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएगा। मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश होने का योग बन रहा है। ये आपके लिए आने वाले समय में थोड़ा सा आपको अनईजी करता दिखाई देगा। अननेसेसरी के झगड़ों से बचिएगा। मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में जा रहे हैं। अननेसेसरी के दूसरों के झगड़ों में खुद को ना फंसाइएगा। मंगल का नित्य प्रति जप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 27 तारीख की यदि हम बात करें, 27 अगस्त की मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि है। मंगल परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और बुध इस दिन कर्क राशि में चलते हुए वक्र गति से उदय होने की तरफ जा रहे हैं। सूर्य से थोड़ा दूर निकल गए हैं, इसलिए अब उदय होने के योग बन रहे हैं सुबह 9:10 पर। ये बुध का उदय होना आपके लिए अच्छा है। बुध उदय होंगे तो कहीं ना कहीं वो दिमाग का बल, व्यावसायिक बल जलने के योग बन सकते हैं। लेकिन मंगल लगातार अशांत चल रहे हैं। मंगल अभी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मंगल इस वर्षा ऋतु के अंतर्गत जब मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं तो थोड़ी सी वृष्टि ज़्यादा करने के योग बनाते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अन्य के झगड़ों में ध्यान रखें और ख़ासतौर पे अपने दूसरों के चक्कर में ना फंसे। मंगल का उपाय, हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, ये सब उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। 28 अगस्त की यदि हम बात करें तो बुधवार का अवसर, दशमी तिथि है। मिथुन में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है और ये चंद्रमा प्रवेश मिथुन में आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। नई शक्ति का संचार करेगा। मंगल के साथ चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं फ्यूचर इंट्यूशंस को देने के योग बनाएंगे। बहुत सारे रुखों को समझने का आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो उसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत अच्छा एक और योग बन रहा है। कर्क में चलते हुए बुध जो अभी अभी उदय हुए, उसके बाद अब मार्गी होने का योग भी बना रहे हैं। यानी वक्र गति से चलते हुए राशि परिवर्तन किया था, अब वो मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन का योग भी बनेगा बुध का। और ये बुध का परिवर्तन करने का योग जो रहेगा भाग्य में जाकर आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाता दिखाई देगा। बुध
बुध जो है बड़ा सुंदर आपके लिए परिवर्तन का योग बना रहा है। तो आप इस दिन सुंदर रूप से गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, दूर्वा अर्पित करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा योग बनता दिखाई देगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, लेकिन दोपहर को राहु काल रहेगा, तो 12:15 से पहले कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका योग बना सकते हैं। हम बात 29 तारीख की बात करें, 29 अगस्त की, तो बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि, भाद्रपद मास की एकादशी, बड़ा सुंदर योग बनता है। अजय एकादशी के नाम से कहा जाता है इसका योग, और बड़ा सुंदर स्थिति ग्रहों के नक्षत्र की बन रही है। भगवान का स्तवन करने का अवसर है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा मंगल के साथ आपकी राशि के अनुसार से अच्छा योग बना रहे हैं। सूर्य भाग्य में बैठे हुए हैं, तो इन सब का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कार्य करने का प्रयास करें, रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। एकादशी है, भगवान विष्णु का स्तवन करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म वित्त शास्त्र कहता है। और अगस्त तारा भी उदय होने जा रहा है। कहा जाता है उदित अगस्त पंथ जल शोषा। ये तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के अंदर सुंदर वर्णन किया है कि जब अगस्त तारा उदय हो जाता है तो वर्षा ऋतु के अंतर्गत आगे पानी एकत्र करने, यानी बाहर उस दिन से यात्रा आरंभ हो जाती थी कि बहुत आवश्यकता हो तो बहुत ज़्यादा पानी का भयावह स्थिति नहीं बनती है। ये समाज के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है, और ऐसे में बहुत जितनी वर्षा ऋतु होगी उससे कहीं ना कहीं हानि कम होने के योग बन जाते हैं। लेकिन बाकी ग्रह नक्षत्र पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो भी हमको सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। 30 अगस्त की दिन बात करें, शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन कर्क राशि में सुबह करीब 11:36 पर परिवर्तन का योग बनेगा चंद्रमा का। चंद्रमा में स्वग्रही होकर ग्रह चंद्रमा जो है बुध के साथ विराजमान हो जाएंगे अष्टम भाव में। थोड़ा सा खुलकर काम करने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है, 1-2 दिन में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो ऐसे में एक उपाय करें। गौवत्स पूजा इस दिन की जाती है, द्वादशी तिथि है भाद्रपद मास की। गाय गौशाला में जाकर गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसको घास इत्यादि, ज्वार इत्यादि, हरा चारा इत्यादि, गुड़ इत्यादि आप देने का प्रयास कीजिए। ये आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा रहेगा। बृहस्पति महाराज इन दिनों आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और शुक्र महाराज एक तरह से लाभ देने के योग तैयार बैठे हुए हैं, तो उसको शक्ति देने के लिए ये उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। 31 अगस्त की हम बात करें तो शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, और शनि प्रदोष का योग बन रहा है। शनि महाराज यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो इन दिनों वक्री चल रहे हैं, और करीब 15 नवंबर तक वक्री चलने वाले हैं। आपके पराक्रम वाले भाव में बैठे हैं, और पराक्रम में बैठे हुए शनि जो होते हैं वक्री स्थिति में आपके कार्यों में आगे बढ़ने में थोड़ी सी आपकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। शनि प्रदोष अभी 15 दिन में पहले पड़ा था, बड़ा सुंदर योग बना था, और दोबारा पड़ गया है, तो ऐसे में इसका लाभ आप लेने का प्रयास कीजिए। अच्छा रहेगा कि भगवान हनुमान जी का पूजन करना, या भगवान शंकर का, सुंदर शनि प्रदोष है तो सबसे अच्छा है कि शंकर जी के मंदिर में जाकर तेल या तिल के द्वारा उनका अभिषेक करें भगवान शंकर का। ये शनि प्रदोष के दिन मंत्र होता है, ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः। इस मंत्र से शनि आपके जो दोष बने हुए हैं उससे लाभ प्राप्त होगा, और भगवान शंकर की कृपा से शनि के समस्त दोष दूर होंगे। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है, और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के
कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है, ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है, और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है, और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो खड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधे साधे तरीके से। आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें, और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है, और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो, या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है, और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं, और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसा हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा, करीब करीब 100 बेड का, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है, उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है, और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है, घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्रा है, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो, तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है।
तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, उनके बारे में समस्त समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।